नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में भी हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की आज हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास है। अगर इससे पिछली वाली क्लास आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखना। दोस्तों, इस सीरीज में हम सभी बुक का निचोड़ रखकर आपका एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी 2023 के एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो राघव सर जीके या तोमर स्टडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि यहां पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम के सारे नोट्स समय समय पर मिलते रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों, देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय मध्य प्रदेश में महेश्वर में है। अब बात आती है दोस्तों, महेश्वर किस जिले में है। तो महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आता है। पहला क्वेश्चन है कि देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय महेश्वर में है, महेश्वर खरगोन में आता है। और याद रखना है दोस्तों, ये जो महेश्वर खरगोन है ना, ये किस नदी के किनारे है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। और यहीं पर महेश्वर में दोस्तों एक जलप्रपात है जिसका नाम है शस्त्रधारा जलप्रपात। ये तो 3-4 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। शस्त्रधारा जलप्रपात कहां पर है। महेश्वर में। महेश्वर किस जिले में आता है। खरगोन में। खरगोन किस जिले में, खरगोन और महेश्वर किस नदी के तट पर है। तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। और महेश्वर में आपका देवी अहिल्याबाई पुरातत्व संग्रहालय है। तो एक क्वेश्चन से इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला, मध्य प्रदेश की पहली कल्चरल लैब कहां पर स्थापित की जा रही है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो पहली कल्चरल लैब स्थापित की जा रही है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, देश की पहली केंद्रीय पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर स्थापित की जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश की पहली है, इसलिए आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। देश की पहली सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर स्थापित की जा रही है। तो ये भोपाल में स्थापित की जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भोपाल में आपका देश की पहली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी स्थापित की जा रही है। अगला, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो आपके मध्य प्रदेश के रत्नेश पांडे है ना, ये रत्नेश पांडे पहले ऐसे व्यक्ति बने जो माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़े ही चढ़े, लेकिन उन्होंने क्या किया। तो माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रगान का गायन किया। राष्ट्रगान का गायन किया किसने किया। रत्नेश पांडे जी ने किया। अगला, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण संघर्ष पर बलिदान दिया। तो याद रखना है दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आपका एमपीपीएससी में जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में आपका मध्य प्रदेश के इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है। और ये आपका मध्य प्रदेश का इतिहास का प्रश्न है। एमपीपीएससी प्री 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना है, भोपाल से जो आपका फाजिल मोहम्मद खान थे, फाजिल मोहम्मद खान ने 1857 की क्रांति में अपना बलिदान दिया। फाजिल मोहम्मद खान नाम इंपोर्टेंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस जिलों के राज्यपाल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये याद रखना है कि जो सम्राट अशोक थे ना, ये कौन से वंश से संबंधित थे। तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अब जब मौर्य वंश के जब राजा नहीं बने थे ना अशोक, तो उस समय जो आपका उज्जैन या अवंती है ना, इस उज्जैन या अवंती के क्या बनाए गए थे। तो उस समय आपका जो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक थे, मौर्य वंश के शासक बनने से पहले अवंती के क्या थे, राज्यपाल थे। बात आती है दोस्तों अशोक की, तो याद रखना है अशोक ने आपका जो सांची स्तूप है ना, इस सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो अशोक के द्वारा करवाया गया। एक और इंपोर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि जो अशोक है ना, इनकी पत्नी कहां की थी। तो इनकी पत्नी विदिशा जिले की थी। विदिशा जिले के एक सेठ थे, उनकी पुत्री से अशोक ने शादी की थी। तो ये अशोक के बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखना है। अगला, भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताइए कि भाई भोपाल की जो पहली महिला शासिका है उसका नाम क्या है। तो याद रखना है, सबसे पहली महिला शासिका बनी थी आपकी कुदसिया बेगम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल की पहली महिला शासिका कौन बनी थी। तो जब भोपाल में बेगमों का शासन आया था तो कुदसिया बेगम पहली बेगम बनी थी। और इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं का नाम गौर बेगम भी है। तो कुदसिया या गौर बेगम दोनों एक ही है। और ये भोपाल की पहली महिला शासिका बनी थी। अगला, बालाघाट में लांजी का किला
किस राजवंश से संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि जो लांजी का किला है ना, ये लांजी का किला किस जिले में आता है, तो ये लांजी का किला बालाघाट में आता है। और बालाघाट में है तो ये कौन से वंश से संबंधित है, तो ये गोंड वंश से शासक के संबंधित है, गोंड वंश से संबंधित है लांजी का किला, जो कि कहां पर आता है, बालाघाट में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि लांजी की पहाड़ी कहां पर है, तो लांजी का किला आ जाए या लांजी की पहाड़ी आ जाए, दोनों बालाघाट जिले में आता है। अगला, झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हो कि रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है, तो झांसी की रानी कहा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है दोस्तों कि जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, रानी लक्ष्मीबाई की अगर आपसे पूछे कि भाई इनकी समाधि कहां पर है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि आपको याद रखना है ग्वालियर में है, ग्वालियर में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, इनकी एक सहायिका थी जो इनके साथ में रहती है, तो इनकी जो सहायिका है इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था झलकारी बाई। अब इनकी अगर सहायिका है तो इनकी जो सहायिका है ना दोस्तों, इनकी समाधि भी कहां पर बनाई गई, तो इनकी समाधि भी ग्वालियर में बनाई गई। तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम झलकारी बाई था और झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में है। अगला, उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो पन्ना शहर की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो महाराजा छत्रसाल बुंदेला के द्वारा आपका जो पन्ना शहर है, इस पन्ना शहर की स्थापना की गई। तो पन्ना शहर को किसने बताया, तो महाराजा छत्रसाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, बात आती है पहले मांडू की बात करें दोस्तों, तो जब मांडू की बात करें तो जब भारत में मुगल वंश का साम्राज्य था, तब ये जो मांडू था ना दोस्तों, यहां पर एक राजा शासन कर रहा था जिसका नाम है बाज बहादुर। क्या नाम है, बाज बहादुर। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपमती। क्या नाम था, रानी रूपमती। तो जब अकबर का शासन था उस समय मांडू पर कौन शासक कर रहा था, बाज बहादुर, और उनकी पत्नी का नाम रानी रूपमती था। अब क्या हुआ कि जो अकबर थे ना, इनने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसको भेजा, तो आदम खां या आदम खां को भेजा था। और आदम खां ने मांडू पर जो राजा थे बाज बहादुर, इन बाज बहादुर पर हमला कर दिया था। और बाज बहादुर की क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। और कुछ समय बाद इनके दुख के कारण जो रानी रूपमती थी, रूपमती की भी मृत्यु हो गई थी। तो अगर आपसे पूछे कि बाज बहादुर कहां के राजा थे, मांडू के राजा थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बनती है दोस्तों कि जो बाज बहादुर और रानी रूपमती है ना, इन दोनों की जो आपको समाधि आपको बोल सकते हैं मकबरा जो देखने को मिलता है ना, ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये आपका सारंगपुर में देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है, तो ये सारंगपुर में बनाया गया, जो कि किस जिले में आता है, तो ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि ओरछा राज्य की स्थापना किसने की, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो ओरछा राज्य है ना, इस ओरछा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा की गई है। और दोस्तों याद रखना है, ये जो ओरछा है ना, ये ओरछा किसकी राजधानी थी, तो ये बुंदेला वंश की राजधानी थी। और आप देख सकते हो कि इसकी स्थापना किसने की, तो राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा की गई है। और इनकी राजधानी भी क्या थी, तो ओरछा थी। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत हुए थे, तो याद रखना है दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये आपका ओरछा के निकट, सॉरी टीकमगढ़ का जो ओरछा था, उस समय टीकमगढ़ में आता था ओरछा, लेकिन अभी निवाड़ी में आता है। तो ओरछा टीकमगढ़ में आपका भूमिगत हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परमार वंश की राजधानी क्या थी, तो आप सभी जानते हो दोस्तों कि जो धार है, इस धार का क्या है, तो ये परमार वंश की राजधानी थी। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है, सॉरी होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है होशंगाबाद, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो ये होशंग शाह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। होशंगाबाद शहर किसने बताया, तो होशंग शाह के द्वारा बताया गया। मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना की, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भोपाल में स्वतंत्र नवाबी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई। दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा भोपाल की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों याद रखना है कि जब भारत का, सॉरी रियासतों का जब एकीकरण किया गया, उस समय आपका भोपाल का जो विलय हुआ था, उस समय भोपाल का नवाब कौन था, तो उस समय आपका मोहम्मद हमीदुल्लाह खान जो था, ये मोहम्मद हमीदुल्लाह खान भोपाल का नवाब था। मोहम्मद हमीदुल्लाह खान, जब भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ था, तो उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो मोहम्मद हमीदुल्लाह खान था। अगला,
किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया? किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण करवाया गया? तो याद रखना है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या करवाया गया? तो मंदसौर के किले का निर्माण करवाया, मंदसौर के किले का निर्माण करवाया। दोस्तों अगर आपसे पूछे ना कि मंदसौर किस नदी के किनारे है, तो मंदसौर शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है, शिवना नदी के किनारे। अगला, किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो जंतर मंतर वेधशाला है ये कहां पर है? तो ये उज्जैन में है, उज्जैन में। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो सवाई राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सवाई राजा जयसिंह ने उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, गिद्ध रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या किस जिले में है? तो याद रखना है दोस्तों, गिद्ध रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक जो गिद्धों की संख्या है ये मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो पन्ना जिले में है, पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध है। और ये जो पन्ना जिला है ना दोस्तों, इसी को आंवला जिला भी कहा जाता है। पन्ना जिले को ही क्या कहा जाता है? आंवला जिला भी कहा जाता है। अगला, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर आता है? तो ये श्योपुर में आता है, श्योपुर में। तो याद रखना है, श्योपुर का जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसने अपना शुभंकर जारी किया, जिसका नाम क्या है? चिंटू चीता है। लेकिन मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया तो उसका नाम है दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसने अपना शुभंकर जारी किया था। और इसके शुभंकर का नाम था भूर सिंह बारासिंगा। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी प्रस्तावित है, अभी काफी दिनों से चर्चा में चल रही है आपकी सांची। तो ये सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाई जाएगी और भारत की दूसरे नंबर की सोलर सिटी है। मध्य प्रदेश की तो पहली है और भारत की दूसरे नंबर की सोलर सिटी आपकी सांची को बनाया जाएगा। यहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यालय, सरकारी स्कूल, सरकारी भवन, सब पे सोलर प्लेटें लगाई जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने कौन सी ट्रॉफी पहली बार जीती? तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है ना, इसने सबसे पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। जब से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी तब से कभी भी आपका मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी नहीं जीती। पहली बार मध्य प्रदेश अब इस साल रणजी ट्रॉफी का विजेता रहा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम की। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के नगरों के प्राचीन नाम, तो ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है? तो ग्वालियर को वत्स के नाम से जाना जाता था। विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो नलपुर कहा जाता था। शिवपुरी को नलपुर कहा जाता था। विदिशा को दशान कहा जाता था। अगर बात करें दोस्तों आपका भोपाल, तो भोपाल को भोजताल कहा जाता था। उज्जैन का अवंती और उज्जैनी था। उसके बाद में धारा नगरी धार था। उसके बाद में इंदौर को इंद्रपुर या इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। दमोह को नलपुर कहा जाता था। सतना को अचेरा कहा जाता था और रीवा को भता कहा जाता था। ये इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट नाम आपको याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं नगरों के प्राचीन नाम की। तो ग्वालियर जो है, इस ग्वालियर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? वत्स कहा जाता था। शिवपुरी को प्राचीन समय में नलपुर कहा जाता था। विदिशा को प्राचीन समय में दशान कहा जाता था। भोपाल को प्राचीन समय में भोजताल कहा जाता था। उज्जैन को प्राचीन समय में उज्जैनी या अवंती कहा जाता था। धार को धारा नगरी कहा जाता था। इंदौर को इंद्रपुर या इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। दमोह को दमोह को क्या कहा जाता था? तो आपका दमोह को नलपुर कहा जाता था। सतना को अचेरा कहा जाता था और रीवा को बता कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दमोह का यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन दमोह को क्या कहा जाता था? तो दमोह को टुंडीकर कहा जाता था, टुंडीकर, ये याद रखना है थोड़ा सा। शिवपुरी को नलपुर कहा जाता था, लेकिन दमोह जो है ना दोस्तों, इसको टुंडीकर कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है, लिखा नहीं है, ठीक है। तो ये आज की इंपोर्टेंट क्लास थी दोस्तों। आशा करता हूं कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। डेली आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे ऐसे, जब तक आपकी एमपीपीएससी की एग्जाम है। सारा एमपी जीके अपन कवर कर लेंगे, लगभग 2-3 हजार क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि एमपी जीके की टेंशन ही खत्म। तीनों यूनिट को अपन कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।